प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में एक जन्म कुंडली लेकर के आया हूं। पर कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ही बता दूं, आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना मत भूलिएगा। और कल अगर जिनकी भी कुंडली, जितने भी कमेंट कल आएंगे उसमें से ही कोई एक कुंडली का वीडियो विश्लेषण मैं करूंगा। तो कल का कार्यक्रम भी देखना मत भूलिएगा। किसकी कुंडली है यह देखना आवश्यक होगा। पर आज जो कुंडली लेकर के आया हूं उसमें सबसे पहले इनका पंचांग पढ़ के बता देता हूं, जरा ध्यान से समझने की बात है। सबसे पहले बता दूं, विक्रम संवत 2022, शक संवत 1887, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम सिद्धार्थ संवत्सर है। अब इस आधार पर अगर इनकी कुंडली मैं देखता हूं तो उत्तरायण की बनती है। ध्यान से समझिएगा, इस संवत्सर का प्रभाव व्यक्ति धार्मिक मनोवृत्ति को धारण करने वाला होता है। धार्मिकता से अपने प्रभावों को ओतप्रोत और बिल्कुल ही सांसारिक जीवन जीता है। कई प्रकार के लोगों से इसके पहचान के मायने देखे जाते हैं। व्यक्ति हमेशा ही लोगों के संपर्क में बना रहता है। उत्तरायण में जन्मे होने के कारण दक्षिणायन वालों के मुकाबले इनके जीवन का जो कष्ट होगा वो थोड़ा कम सा होता है। और एक बात बताऊं, उत्तरायण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह होंगे वो सब शुभ ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले हो जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी पाप ग्रह होंगे वो सब प्रतिकूल या थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। उत्तरायण में जन्मे होने का प्रभाव कि व्यक्ति की कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दक्षिणायन में शुभ ग्रह थोड़े कमजोर हो जाते हैं पर पाप ग्रह मजबूत हो जाते हैं। उत्तरायण में जन्मा है तो माता पिता के साथ संबंध अच्छे बनते हैं। शुभ ग्रह के प्रभाव जब कुंडली में ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कुंडली संतुलित हो जाती है, प्रभाव से युक्त हो जाती है, मजबूत हो जाती है और उसमें शुभता के लक्षण कई गुना ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। उत्तरायण में जन्मा है तो आत्मविश्वास ठीक है, अच्छी वाणी बोलता है पर जिद्दी भी हो सकता है। माता पिता के साथ संबंध अच्छे, माता पिता का भक्त होता है और माता पिता का भक्त होने के बावजूद भी व्यक्ति कई बार क्रोध की स्थितियों में चला जाता है। वसंत ऋतु प्रेमी है, कई महिलाओं से, कई प्रकार के पुरुषों से, समाज के ऊंचे वर्ग से पहचान बनाने का प्रयास भी करता है। धन अपने बल पर कमाने का प्रयास करता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। कृष्ण पक्ष में जन्मा है, इस वजह से अब यहां पे वो तीखी वाणी भी बोलेगा, जिससे काम होगी, जिससे काम निकालने की बात होती है उससे बहुत चिरौरी करता है, नहीं आप ही तो सब हो। और ये कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि का प्रभाव कि व्यक्ति की वाणी कभी कभी कलुषित भी होगी और व्यक्ति कभी कभी तीव्र स्वर में बात भी करेगा। पर पंचमी तिथि के चंद्रमा चूंकि शुभग्रह होते हैं, इस वजह से व्यक्ति अनुकूलताओं में जीने वाला और अनुकूल परिस्थितियों को अपने बुद्धि के बल पर, अपने परिस्थितियों को प्रतिकूलता से हटा करके उसे अनुकूल बनाने का प्रयास भी कर लेता है। क्लियर है? शुक्रवार का जन्मा है, सुंदर है और जवान भी है और बेहतर है देखने में, बलिष्ठ भुजाओं को धारण करने वाला होता है, स्वस्थ शरीर का निर्धाता होता है, निर्माण करता होता है। किसी भी चीज को समझना हो, किसी भी चीज पे अप्लाई करना हो, किसी भी चीज को समझने की बात होती है, उसे डील करने की बात होती है, कन्विंसिंग कैपेसिटी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। ये सारी चीजें, शुक्रवार का जन्मा है तो सुंदर है, व्यक्तित्व अच्छा है, सरल प्रवृत्ति को धारण करने वाला है, सुंदरता से अपने प्रत्येक काम को सटीकता से करने का माहिर है। आगे बढ़ के पता चलता है व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष के पंचमी, ये बहुत अच्छी तिथि है। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा, ये पूर्णा तिथि के अंतर्गत आती है। इस वजह से व्यक्ति का जीवन संपूर्ण तरीके से भरा पूरा और फला फूला ही होता है। दशाओं का क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है पर वो कोई बात नहीं। विशाखा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब जरा निकट से ही समझाता हूं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने का प्रभाव व्यक्ति को शुद्ध, शांत, स्थिर, मनोनुकूल कार्य को करने वाला, अपने मन का मालिक, राजा, राजसी नौकरी करने वाला, अपने हिसाब से खुद का व्यवसाय करने वाला और धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला, साथ ही साथ बलिष्ठ भुजा का धारण करता, सुंदर और अपने संस्कारों का पालन करने वाला, अच्छी वाणी बोलने वाला और अपने हिसाब से व्यक्ति कई बार धर्म का पालन तो करता है पर धर्मांध नहीं होता और न ही पुराने कुरीतियों को ढोने वाला होता है। आज के जमाने की सोच लेकर के आगे बढ़ने वाला, गुरुवत जीवन जीने वाला होता है, शुद्ध भोजन करने का और निष्ठान प्रिय होता है।
अपने हिसाब से व्यक्ति जीवन जीना चाहता है, किसी का हस्तक्षेप उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं होता। अपने हिसाब से काम करने की यह सबसे बड़ी बात होती है। विशाखा नक्षत्र में जन्मा है तो व्यक्ति ज्ञान से टेबल पे बैठ करके, डील करके, अपनी बात समझा करके, अपनी वाणी का प्रभाव दिखा करके, अपने ज्ञान का प्राबल्य इतना करता है कि व्यक्ति विपरीत से विपरीत परिस्थिति को कैसे अपने अनुकूल मोड़ना है, ये इसे बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात होती हैं चीजें। क्लियर है? व्याघात योग, अब ये यहां पे समस्या करेगी। व्याघात योग में जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में कभी कभी तीव्र ज्वर आता है और व्यक्ति के जीवन को कभी कभी थपेड़ों से गुजरना भी पड़ता है। व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है और कई बार उसे मुश्किल परिस्थितियों से गुजरने की स्थितियों में भी देखा जाता है। तैतिलकरण है, खुद का व्यवसाय करे तो बड़ी लाभ की स्थिति होती है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति के छठे इंद्रियों के जागृत होने का प्रभाव जहां देखा जाता है, वहीं पे अगर व्यक्ति की कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, इसके आधार पर शूद्र वर्ण और राक्षस गण के अगर आप हैं तो निसंदेह इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर परमात्मा ने ऐसी शक्ति दे रखी है जो भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को आसानी से समझ सकता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति का प्राबल्य है, क्रोधी है और ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल है, कपट है, मद है, मात्सर्य है, लोभ है, काम है, कामातुरता की भावना भी है। कई स्त्रियों से संपर्क, कई स्त्रियों के साथ लाभ उठाना और कई बार व्यक्ति का प्रभाव दूसरों के प्रति आकर्षित होने का, और कई बार तो ऐसी भी स्थितियां होती हैं जहां व्यक्ति काम में आसक्ति को भुला नहीं पाता है। ये इनका पंचांग था। पंचांग को जिस तरह से मैं देख रहा हूं, उसके आधार पर इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग की सबसे अच्छी बात है व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। आज तो मैंने कपड़े भी प्रेस नहीं करे हैं, बिजली ही चली गई थी। कभी कभी हमारे गांव में बिजलियां, अरे बाप रे, मत पूछे, बिजली चली जाती तो आने का नाम ही नहीं लेती है। और दूसरी बात, तो यहां पे ये बीच में एक वो यूं बोल दिया था मैंने, क्या बोल रहा था मैं? पंचांग के अंतर्गत सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग के अंतर्गत सबसे अच्छी बात की व्यक्ति का जन्म उत्तरायण, सिद्धार्थ संवत्सर और साथ ही साथ शुक्रवार का जन्म, चंद्रमा शुभ ग्रह, तो जहां भी होंगे वो सुखद और शुभद परिणाम ही देने वाले बन रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए और बात आ भी रही होगी समझ में। अब आगे इनकी कुंडली में सूर्य से शुरू करता हूं। आइए, अब आपको इनकी कुंडली में मैंने नक्षत्र पे चर्चा करी कि व्यक्ति खुद का अगर व्यवसाय करना चाहता है तो निसंदेह कर सकता है, खुद का कोई भी काम करना चाहे निसंदेह कर सकता है। इनकी कुंडली में सूर्य और शनि की स्थितियां जो बन रही हैं, इसके आधार पर यह बात भी सामने से देखी जा रही है कि शनि जो बैठे हैं वो सूर्य के साथ दशम स्थान में दिग्बली होते हैं। ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। इस आधार पर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बिल्कुल अच्छा है, उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। चंद्रमा जो जन्म कुंडली में तुला राशि का निर्माण कर रहे हैं, लग्न के अधिपति शुक्र, और जाकर के वो बैठे हैं कहां? जन्म कुंडली के भाग्य भाव में। अब जरा विचार करिए, तो लग्न के अधिपति शुक्र भाग्य भाव में बैठे, चंद्रमा से केंद्र में। मैंने क्या बात करी थी एक कार्यक्रम में कि अगर चंद्रमा से केंद्र में गुरु हो, चंद्रमा से तृतीयस्थ गुरु हो, चंद्रमा से तीसरे शुक्र हो, चंद्रमा से चौथे शुक्र हो, चंद्रमा से तीसरे शनि हो, तो व्यक्ति को निसंदेह अपना खुद का काम कर लेना चाहिए। कोई भी कारोबार ये व्यक्ति करना चाहे कर सकता है। वैसे ये धातुओं के कारोबार में अगर जाएं तो बिल्कुल अच्छी बात होगी, अगर कोई भी काम करें उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लग्न में गुरु और राहु, अब यहां से व्यक्ति को वृषभ राशि का बनना, लग्न के अधिपति शुक्र बने और राशि के अधिपति भी जन्म कुंडली में शुक्र ही बन गए, ये दोनों एक ही हो गए। यानी कि ये बात बिल्कुल ही समझ में आ रही है कि जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छे होने की आवश्यकता ज्यादा जरूरी है। अगर शुक्र जो कमजोर हो गए तो निसंदेह व्यक्ति के जीवन को असंतुलन में ले जाने वाले हो सकते हैं। हालांकि उनकी जो स्थिति बन रही है वो जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति होकर के भाग्य भाव में जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति से मित्रता में जा रहे हैं, और वैसे भी शुक्र और शनि मित्र होते हैं। शनि दशम स्थान में बैठे हैं, सूर्य की राशि बनी है जो जन्म कुंडली के सुखेश है। तो सुख के अधिपति सुख, यहां पे मैंने कल ही के कार्यक्रम परसों में बताई थी, क्या बात बताई थी कि अगर सुख के अधिपति अपने भाव से सप्तमस्त जाकर के वापस इसको देखेंगे तो ये महाधनी योग होता है, ये धनवान योग बनता है। जिसे इस प्रकार से ये बात समझ में आती है कि जहां जन्म कुंडली के सुख के अधिपति दशम स्थान में बैठे हैं सूर्य, अपने परम शत्रु शनि के साथ यहां पे शनि का बल बढ़ जाएगा। इस वजह से व्यक्ति का प्राबल्य होता है, व्यक्ति काम में बेहतर बनता है और व्यक्ति का कर्म क्षेत्र बिल्कुल ठीक बनता है। लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति बिल्कुल दोनों एक ही होने के कारण व्यक्ति की कुंडली को संतुलन में होते हुए देखा जा रहा है। इस कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है बताऊं? निकट ये बताता हूं। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है वृश्चिक राशि का केतु। क्यों? क्योंकि इस राशि का अधिपति जो है
वो मंगल है जो आपकी कुंडली में जाकर के इस भाव से पंचमस्थ होकर के बुध के साथ बैठा है। ये बड़ी अच्छी बात है। यहां से व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति ये मंगल सप्तमेश करेंगे। और एक बात और है जिसको कि जानना जरूरी है कि ये केतु क्यों अच्छे हैं। यहां से व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से धन कमाते हुए देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि है भाई, शनि देख रहे हैं। और ये केतु जो बैठे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं। किसका नक्षत्र होता है? शनि का नक्षत्र है। तो नक्षत्र का अधिपति ये केतु अनुराधा में, ध्यान से समझिएगा, इधर उधर से बताऊंगा आज। केतु शनि के नक्षत्र में और वो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई। इसका मतलब है कि व्यक्ति प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमा सकता है और प्रत्येक दिन उसके आय में बढ़ोतरी ही होती है, कमजोरी नहीं होती है। पर यह केतु की दशा जाएगी कैसी? तो केतु की दशा अभी चल रही है और वो केतु जन्म कुंडली में अच्छे हैं, पर उनके अनुकूल जो ग्रह अंतर में है वो थोड़ा कमजोर है, जो कि जन्म कुंडली का धन भाव का अधिपति है, पंचम भाव का अधिपति है। वो बुध जन्म कुंडली में नीच का होकर के बैठा है। हालांकि उसका नीचत्व भंग हो रहा है, पर फिर भी कई बार वो कमजोर फल करेगा। ये बात बनती है। ये मारक हो जा रहे हैं जन्म कुंडली में सप्तमेश के साथ बैठने के कारण ये कमजोर परिणामों को देने वाले हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के आय में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। ये बात अभी है, पर यह दशा जो बीतेगी वो 2021 के 8वें महीने से चीजें और भी संतुलित होंगी और अच्छी होंगी, पर पूर्णतया ये बदलेंगी 2024 के बाद। क्लियर है? सूर्य पे मैं चर्चा कर रहा था। सूर्य इनकी कुंडली में शत्रु के घर में बैठे, अति शत्रु के भाव में बैठे हैं। भाव अच्छा है। यहां से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र जितना ही आगे जाए उस पर कोई भी उस पर लगाम ही नहीं है। यह बहुत अच्छी बात होती है। सूर्य दशमस्थ दिग्बली और वो बैठे भी हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। गुरु का नक्षत्र होता है और वो गुरु लग्न में बैठे हैं। ये बात अच्छी है कि लग्न में गुरु व्यक्ति को यशस्वी और प्रतापी, साथ ही साथ धार्मिक कृत्यों को करने वाला, दान देने वाला। क्यों ऐसा? क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि शुक्र पे है ना भाई मेरे। तो गुरु की दृष्टि अगर जन्म कुंडली के शुक्र पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर अनुभव गम्य होने का प्रभाव और उसका प्रमाण, व्यक्ति के पास काम का अनुभव है, उसके हिसाब से जितने भी लोग होते हैं उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। इनके पास जितने भी लोग आएंगे वो अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने आते हैं। लोग इनसे सीख सकते हैं। ये व्यक्ति कभी गलती करने वाला नहीं हो सकता है। अलग बात है कि ये वृषभ से है, षाण होते हैं ये लोग। वृषभ मतलब बैल। तो बैल जो है वो निरंतर कामातुर होता है और काम की अग्नि में जलने वाला है और साथ ही साथ मेहनती होते हैं। मेहनत की भावना प्राबल्यता से देखी जाती है। मेहनत की स्तुति बनती है क्योंकि लग्न के अधिपति धार्मिक भाव में बैठे हैं। व्यक्ति धर्म को आगे रख करके धर्म से डरने वाला होता है, कुछ भी निंदनीय नहीं करना चाहता। एक बार सोच लेता है, नहीं भाई नहीं नहीं, नहीं ये गलत है, ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थितियां जन्म कुंडली में बन रही हैं। क्लियर है ये बात सूर्य की? सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं। पिता भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि ही बनते हैं। जन्म कुंडली में शश महापुरुष योग का बनना, पर यही शनि नौमांश कुंडली में या दशमांश कुंडली में अगर देखता हूं तो उच्च के हो जा रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति की कुंडली का कर्म क्षेत्र यहां भी जहां ठीक बन रहा था, क्योंकि सुख के अधिपति और शनि लग्न के मित्र होते हैं, लग्नेश के मित्र दशम स्थान में, वो बहुत अच्छा परिणाम देंगे। यहां भी वो उच्च के हो रहे हैं। पिता के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का हमेशा ही प्रयास करना चाहिए। जब तक रहेंगे उनको जीतने का प्रयास करना चाहिए। ये बात यहां तक खत्म। सूर्य की डिग्री 26 अंश 46 कला। अब यानी कि वो ग्रह मृतप्राय हो गया। अब मृतप्राय हो जाए तो व्यक्ति के नैतिक पतन का कारण बन सकता है। तो व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, किसी भी हद तक नीचे जाकर के गिर सकता है। यह नहीं होना चाहिए। लग्न में हालांकि गुरु हैं जो कि जन्म कुंडली के लाभ के अधिपति होकर के धन योग बना रहे हैं। दो तरीके से धन योग बना। लग्न के द्वितीय भाव के अधिपति लाभ में गए, यह धन योग है। जन्म कुंडली में सब चतुर्थ स्थान के अधिपति चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, यह धन योग है। जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना धन योग है। उसके बाद जन्म कुंडली में सप्तम के अधिपति का लाभ में जाना, यह धन योग है। जन्म कुंडली में लग्न में गुरु का बैठना जो कि लाभ के अधिपति होकर के बैठे हैं, ये कई प्रकार के धन योग व्यक्ति की कुंडली में बन रहे हैं। इस वजह से इस बात की असाधारण रूप से पुष्टि करी जा सकती है कि व्यक्ति धनवान है। अपने बल पर खुद पे भरोसा करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, क्योंकि सूर्य उसको किसी के कंधे पे रख करके अपने तीर और कमान को आगे बढ़ाने वाले नहीं बनाएंगे। लक्ष्य से युक्त है, मृतप्राय है, इस वजह से थोड़ा कमजोर जरूर होगा। अपनी दशाओं में वो संपूर्ण फल नहीं दे सहेगा और चलेगा भी, पर निस्संदेह परिणाम देगा। अच्छा ही परिणाम करेगा। वो निगेटिव भी देंगे तो कमजोर देंगे, पॉजिटिव भी देंगे तो ठीक देंगे। मतलब उनके सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति की कुंडली में देखी जा सकती है।
बात जब चंद्रमा की करूंगा तो वो बैठे हैं जन्म कुंडली में तुला राशि के, डिग्री है 22 अंश 56 कला। अब ये वृद्ध हो जाएंगे, 22 अंश 56 कला, तुला राशि का अधिपति शुक्र जाकर के भाग्य में बैठा है। अब प्रतियोगिता भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, भाग्य को वो रश देगा। एक काम को 3 बार 4 बार करवाना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, बार बार उसी चीज को रिपीट करना पड़ता है। एक ही काम को करने के लिए कई बार भागना पड़ता है। और साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य को कमजोर करते हैं, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है और उस पर मंगल की दृष्टि है। अब जरा विचार करिए, तो मंगल की दृष्टि है और यहां पे चंद्रमा जो बैठे हैं वो बैठे हैं, विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, और उस पर मंगल की दृष्टि व्यक्ति कई प्रकार से कई जगह से धन कमाने का आग्रह करता है। एक जगह से धन नहीं कमाएगा, कई तरह से, क्योंकि एकादशवें भाव में मंगल बैठे हैं गुरु की राशि में, जिसके अधिपति लग्न में गए हैं, और मंगल और चंद्रमा का असर है। मंगल का संबंध अगर चंद्रमा से बन जाए तो यह लक्ष्मी योग है। व्यक्ति विपरीत परिस्थिति से उलझ करके और कई प्रकार से धन का अर्जन कर लेगा। और किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति सूदखोरी का काम कर दे, सूद पे पैसे चलाने का काम कर दे तो भी ठीक है, पर शेयर सट्टेबाजी वगैरह से थोड़ा बच के रहना चाहिए। कई बार नुकसान भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वहां पे बुध नीच के हैं। हालांकि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभग्रह हैं, पर वो प्रतियोगिता कर रहे हैं, प्रतियोगिता भाव में बैठे हैं, सूर्य मृतप्राय है, इस वजह से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। एकादशवें भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में जब चर्चा करूंगा तब बताऊंगा कि वह बात कितनी है कि व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी का लाभ मिलेगा। पर अभी तक जो बात मैंने देखी, सूर्य, चंद्रमा और एकादशवें भाव की, वहां पे नीच के बुध बैठे हैं, जिसका नीचत्व भंग गुरु निश्चित रूप से कर रहे हैं लग्न में आकर के, पर फिर भी निसंदेह वहां पे बात थोड़ी सी कमजोर होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां पड़ेगी, यहां के अधिपति भाग्य में गए हैं। निसंदेह व्यक्ति को प्रतियोगिता में शामिल होना ही पड़ता है। एक काम को 3 बार 4 बार, स्वास्थ्य में सर्दी खांसी जुकाम, नशों से संबंधित समस्याएं, वात से संबंधित समस्याएं बनती हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। मंगल का प्रभाव लग्न पे नहीं है, पर जन्म कुंडली में चंद्रमा पे है, इस वजह से स्वभाव गर्म है, जल्दबाजी में युक्त रहने वाला, बात को रिपीट करने वाला, एक ही बात को लगातार बोलने वाला, और कभी कभी उग्र होगा तो बिल्कुल उग्र होता है, क्योंकि उस मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे भी है। झूठ भी बोलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति गुरु की राशि में बैठे हैं, तो झूठ कम, पर उसमें जो है वो सत्यता ऐसी होती है, पर फिर भी कई बार लोग भरोसा नहीं करते हैं। यह व्यक्ति अपने ही हाथों से अपनी वाणी का प्रभाव खो देता है, ये बात भी दिख जाती है। बचपना करता है, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, बुध का भी प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति के अंदर व्यक्ति अपने प्रभावों को मजबूत नहीं कर पाता। अब यहां पे वो बचपना या बच्चों जैसी हरकतें करने वाला कई बार हो जाता है। ये बात यहां तक खत्म होती है। बात अब मंगल की करूं तो मंगल इनकी कुंडली में बनते हैं जन्म कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली के लिए 7वें भाव के अधिपति और 12वें भाव के। ये इस कुंडली के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि ये दोनों ही कमजोर भाव होते हैं, और मंगल यहां के अधिपति होकर के जाकर के अपने भाव से पंचमस्त बुध के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली का पंचमेश है। अब जरा विचार करिए, जीवन में प्रेम का प्राबल्य है और व्यक्ति कई लोगों के साथ संबंधों में पड़ा है, और साथ ही साथ व्यक्ति कई लोगों को पहचानता भी है, प्रोफेशनल कैरियर बड़ा बेहतर होता है, और व्यक्ति कई लोगों से अपनी पहचान को लेकर के जीवन में और समाज में प्रसिद्धि का पात्र बनता है। जन्म कुंडली में यहां के अधिपति बुध उसे देख रहे हैं, पर पंचमेश और प्रेम कमजोर है, इस वजह से दांपत्य में कई बार कड़वाहट की स्थिति भी दिखती है, क्योंकि मंगल जो जन्म कुंडली में 7वें भाव के अधिपति हैं, प्रेम तो रखेंगे, पर कई बार उसमें दुराव की स्थितियां भी होती हैं। व्यक्ति के जीवन में कई बार रस घोलना पड़ता है, कठोरता का, क्योंकि मंगल और बुध, हालांकि यह बात है कि व्यक्ति अनुशासित है और व्यक्ति प्रभाव से युक्त है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है, वाणी का प्रभाव तेज है, किसी पे भी गुस्सा करके अपने प्रभावों को मजबूत करना चाहता है, अपनी बात को लगातार रगड़ना चाहता है। ये स्थिति कुंडली में बन रही है। मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पे, मंगल का प्रभाव यहां पे व्यक्ति के क्षेत्र में कमजोरी नहीं है, यहां पे यश, गौरव, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, क्योंकि इस भाव का अधिपति अगर नीच का ही होकर के बैठा है, थोड़ा कम ही सही, पर जरूर वो दे देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहां पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि यहां पड़ रही है, मंगल की भी दृष्टि यहां पड़ रही है यहां से, बुध की भी दृष्टि पड़ रही है यहां से, और उसके बाद गुरु भी देख रहे हैं। ये सारे ग्रह जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देखेंगे, तो यानी कि राहु का, गुरु का, बुध का, मंगल का, ये सारे ग्रह जन्म कुंडली में अगर यहां देखेंगे तो ये प्रभाव छत बिछत भी होता है, क्योंकि इस भाव का अधिपति अगर कमजोर होगा तो निसंदेह उस पे कई ग्रहों का जब असर होता है तो मिला जुला फल देखने को मिलता है। अब वहां पे यह बात समझ में आती है कि व्यक्ति का प्रारंभ या व्यक्ति का प्रारब्ध कई तरीके से, यानी कि स्वर्ग और नरक दोनों व्यक्ति भोग करके आया है। यह बात समझ में तो आ गई होगी। अब आगे बात मैं मंगल की कर रहा था। मंगल ठीक है इनकी कुंडली में, मंगल की स्थिति देख रहा हूं तो हालांकि वो वृद्ध ही होंगे, 7 अंश के हैं, तो सम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो वो वृद्ध हो जाएंगे, इस वजह से उनके दृष्टि का लाभ थोड़ा कम मिलेगा। 8वीं दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे, यहां देखेंगे, 7वीं यहां, 8वीं यहां, चंद्रमा पे असर होगा तो व्यक्ति ऊर्जा से युक्त, प्रकट होकर के विरोध करने वाला होता है।
कई तरीके से धन कमाने का प्रयास करने वाला होता है, बड़े भाई छोटे भाई से संतुलन बनाने वाला होता है, और वहां पे व्यक्ति अपनी आयु से कई बार छोटा भी दिखता है। क्लियर है? अब बात बुध की कर लूं। मंगल यहां पे डिग्री में सूर्य से अस्त होंगे, क्योंकि सूर्य 26 अंश के हैं और मंगल 7 अंश के हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार पराक्रम ज्यादा करना पड़ता है, और यही वजह है कि व्यक्ति के जीवन में कई बार डेली बेसिस का इनकम और कई बार पत्नी का स्वास्थ्य दोनों कमजोर हो सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश अस्त के हो गए, यानी कि अब आय जो है वो जब उसको किसी अच्छे ग्रह का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो निस्संदेह वो कमजोर कर सकते हैं। तो निस्संदेह ये बात समझ में आती है कि मंगल जो सप्तम भाव के अधिपति हैं, अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के सप्तम भाव के फल को वृद्धि तो दे रहे हैं, पर वो नीच के बुध के साथ बैठे हैं। इस वजह से कई बार उनके परिणामों को भी नजर लगेगी, यानी कि मंगल भी यहां पे अपना प्रभाव इस भाव का तो देते रहेंगे, पर फिर भी वो नीच के बुध के साथ बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए पंचम और द्वितीय भाव का अधिपति होता है। धन में समस्या नहीं होनी चाहिए, पर हां ऊपर नीचे वाली स्थिति बनती रहेगी। यहां पे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान से भी गुजरना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति जितना चाहता है उतना परिणाम नहीं देंगे ये बुध, और निस्संदेह व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखने वाले बनेंगे। इस समय पे कि जब बुध की दशा चले, व्यक्ति को कोई भी गलत निर्णय लेने से बचना चाहिए, अपने निर्णय को एनालाइज करना चाहिए, जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो काम प्रभावित होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब मंगल का प्रभाव पड़ेगा, जो कि सप्तम भाव के अधिपति है, यहां से व्यक्ति के साथ काम करने वाले लोगों का प्रभाव है, व्यक्ति उनसे ही दुश्मनी मोल लेता है। कई बार उसके गलत प्रभाव के कारण, उसके गलत मंतव्य और वक्तव्य के कारण उसके अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं। क्लियर है? अब बुध पे आता हूं। बुध जन्म कुंडली में बैठे हैं लाभ भाव में, और वो बनते हैं 12 डिग्री 18 कला के। 12 डिग्री का ग्रह नीच का बैठा, जिसका नीचत्व भंग गुरु स्वयं कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि बड़े अच्छे अच्छे भावों पे है, और बुध की दृष्टि भी जन्म कुंडली के पंचमेश होकर के पंचम भाव पे। यहां पे व्यक्ति का शिक्षा भाव ठीक होता है, पर कई बार व्यक्ति इतना ज्यादा कार्मिक होता है, अपने पैरों पर खड़ा होने का इतना ज्यादा जुनून सवार होता है कि आगे की शिक्षा कई बार पूरी नहीं कर पाता। हालांकि उनकी कुंडली में जिनकी यह है शिक्षा भाव बड़ा अच्छा है, क्योंकि वास्तव में जो 10 नंबर की राशि है वहां शुक्र बैठे हैं। व्यक्ति का कर्म क्षेत्र इतना प्रबल था कि व्यक्ति को कई बार पढ़ाई करने से चुप्पी साधवा देता है। ज्ञान बड़ा बढ़िया है, व्यक्ति की डील करने की क्षमता बड़ी अच्छी है, दूसरों के पैकेट से कैसे पैसे निकालने हैं, दूसरे से काम कैसे निकालने हैं, ये इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बताऊं क्यों? बताता हूं। मंगल जो होता है वो होता है कलम, और बुध जो होता है वो होता है बुद्धिमान, बुद्धिमता का देवता भगवान गणेश, और यहां पे बुध की स्थिति कमजोर है। अब अलग बात है कि उसका प्रभाव थोड़ा कमजोर रहेगा, पर व्यक्ति के अंदर शिक्षक और पढ़ाने का गुण, किसी भी चीज को कन्विंस करने की क्षमता होती है वो बड़ी बेहतर होती है, तीव्र होती है, प्रखर बुद्धिमान होता है और प्रखर बुद्धि का होता है। याद करने की क्षमता, अपने जीवन में कुछ इस तरीके का परिवर्तन ला दे जिससे आमूलचूल और बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिससे सामने वाले कई बार परख ना पाए या समझ ना पाए। सामने वाले के दिमाग में कौन सी बात चल रही है वो उसे आसानी से समझ जाता है। ये मंगल के कारण और बुध के कारण ऐसी बात होती है। चंद्रमा के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव रहेगा तो व्यक्ति के जीवन में जल्दबाजी रहेगी, वो प्रत्येक काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है, और बुध का प्रभाव रहेगा। इस वजह से मंगल और बुध चूंकि एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं नेचर जो है वो प्रभावित होगा। बुध यहां पे अगर कमजोर होंगे तो निर्णय, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होगी, वो जो क्षमता होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर वाणी की के प्रभाव की, वो कमजोर हो जाती है। और चूंकि यहां पे बुध कमजोर नहीं है, अवस्था में वो ठीक है, इस वजह से नीच के होने के बावजूद, और चूंकि दशमांश कुंडली में वही बुध जन्म कुंडली में भी नीच के हो रहे हैं। अब एक बात यहां पे जो लागू हो रही है वो बताता हूं क्या है, गौर करिएगा जरा ध्यान से कि जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिएगा, बड़ी बड़ी बात बता रहा हूं। जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में अगर कोई ग्रह नीच का हुआ और अन्य किसी भी वर्ग में, जैसे मान लीजिए D9 हो जाए, D10 हो जाए, D7 हो जाए, D4 हो जाए, अन्य भी वर्ग चार्ट में अगर वो ग्रह नीच का होता हो तो उसके नीचत्व के भंग होने का प्रमाण मिल जाता है, और वो ग्रह कभी भी कमजोर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में कि अगर ग्रह उच्च का है और वो प्रत्येक ग्रह प्रत्येक चार्ट में उच्च का हो रहा है तो निस्संदेह उसके प्रभावों में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन नहीं देखा जाता है, और वो अनुकूल परिस्थितियों को दिखाने वाला हो जाता है। ठीक वही बात यहां पे लग्न कुंडली में भी बुध नीच के हैं, दशमांश कुंडली में भी लग्न में बुध नीच के हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में यह बुध कभी भी कमजोर परिणामों को देने वाला नहीं होना चाहिए। अलग बात है कि मेहनत करवाता रहेगा,
अलग बात है कि आपके लिए ये पापी बना रहेगा, क्योंकि वो पापी भाव में बैठा है, किसी न किसी तरीके से आपको प्रभावित भी करता है। हालांकि बहुत ज्यादा गर्त में जाने की स्थितियां नहीं होती हैं, पर ये बुध आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा, ये बात मानने वाली बात है। नवमांश कुंडली में भी अगर देख रहा हूं तो वो तुला के हो रहे हैं, वहां से व्यक्ति के अंदर व्यावसायिक क्षमता, व्यवसाय करने का प्राबल्य बढ़ाना, उसमें हमेशा ही रत रहना, अपने काम को लेकर के बिल्कुल ही पॉजिटिव रहना, ये सारी चीजें बुध देते हैं। पर फिर भी निर्णय लेने में जल्दबाजी बुध भी देते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो छठे में बैठे हैं, रोग दे रहे हैं, रोग से युक्त है। बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है जो जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बना रहा है, इसको कमजोर करना ही होगा। इसको जल्दबाजी से युक्त करके कोई मतलब नहीं बनती है बात, अपनी जल्दबाजी को थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आगे बात बढ़ता हूं। गुरु जन्म कुंडली में बैठे हैं लग्न में, पर वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति को देख रहे हैं, और ये गुरु की नीच राशि भाग्य में बैठी है। इस वजह से व्यक्ति को धार्मिक हो जाना चाहिए। हालांकि है वो लग्न में गुरु बैठे हैं, वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति दानी हो जाता है, दान देने वाला, मुंह मांगी कीमत किसी भी चीज को देने पर तैयार रहता है। अगर खुश हो जाए तो कुछ भी मांग लो, दे दे, ऐसी स्थिति। दानवीर की स्थिति, दानवीर दानशील और बोधगम्य होता है, धर्म को लेकर के डरता है। पर निडर किस बात पे होता है? कभी भी किसी से मदद लेनी हो, निसंदेह मुंह खोल करके बोल देता है, मुझे आपसे ये चाहिए। ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन में देखी जाती हैं। ये ओजस्विता, तेजस्विता, प्रभाव से मजबूत, और व्यक्ति धर्म धुरंधर होता है, क्योंकि धर्म भाव पे गुरु की दृष्टि, अति शत्रु के बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में जितना सामंजस्य और जितना सकारात्मक पहला बदलाव देना चाहिए उतना वो नहीं देंगे, राहु से वो मनाते हैं। एक बात बताता हूं, दरअसल देवगुरु बृहस्पति हर बार बिल बिला करके भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, मेरी स्थिति कभी भी राहु और शुक्र के साथ मत करना। पर यहां पे दोनों ही है, यहां पे दोनों ही है, शुक्र की राशि में और राहु के साथ। इस वजह से अब क्या होगा? तो व्यक्ति के जीवन में जितने भी सकारात्मक पक्ष होने चाहिए कि कोई भी दशा खराब ना जाए, वो गुरु संभाल लेते, क्योंकि ये यश का भाव है, ये भाग्य का भाव है। यहां भी देख रहे हैं, पर उनकी नीच दृष्टि पड़ रही है, इस वजह से भाग्य का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो देवगुरु बृहस्पति, मंदिर को धोने का काम उठा लीजिए। आसपास कोई मंदिर हो, वहां जाकर के नित्य प्रतिदिन, मैं उस तरीके का उपाय नहीं बताता, ये पहन लो, वो पहन लो, वो पहन लो, वो गांथ लो, कितना गांथोगे? नहीं, एकमात्र कोई मंदिर पकड़ लीजिए जो देवी दुर्गा जी का हो, उसको धोने का काम, उसका नित्य प्रतिदिन दर्शन का काम, उसके ट्रस्टी बन जाइए, उसके निर्माणकर्ता में शामिल हो जाइए, निर्माण करने वालों में, उसके कमेटी के अध्यक्ष बन जाइए, समिति के अध्यक्ष बन जाइए, पता नहीं जो भी होता है। धर्म से जुड़ करके अपने आमदनी का कम से कम 25% हिस्सा न बन पड़े तो 5% तो दे सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में धर्म में रत रहना, धर्म को देना, लोगों की सहायता करना। क्योंकि ये जरा विचार करिए, मदर टेरेसा की कुंडली देखी थी आप लोगों ने? मदर टेरेसा जी की कुंडली में लग्न के अधिपति भाग्य भाव में बैठे थे। ये धर्म देता है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण वाला, लोगों को बड़े लेवल पे विश्वविख्यात होने का प्रमाण ये देता है। ये कुंडली ये विश्वविख्यात बनाने के योग बना रही है। और कहां भटक रहे हैं दुकान चलाने के पीछे? ये योग जब बना हो कुंडली में तो व्यक्ति जो है वो 25 पैसे अगर गिनेगा तो कहां उसकी तो स्थिति कमजोर है ना, इसका मतलब। क्योंकि लग्न में राहु उच्च का बैठा है, गुरु के साथ आप इसको देखिए। एक बात बताता हूं, दरअसल लोग कई बार ये कह देते हैं कि राहु और गुरु एक साथ बैठे तो गुरु चंडाल। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे गुरु 28 डिग्री के हैं और राहु जो है वो 4 डिग्री के हैं। राहु उच्च का है और गुरु जो है वो जन्म कुंडली में अति शत्रु के बाल अवस्था के हैं। उसका प्रभाव कमजोर जरूर है, क्योंकि वो अस्तमेश होकर के लग्न में बैठा है, वो कमजोर है। इस वजह से पेट का रोग देगा, परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम करेंगे। आयु देते हैं पर आयु में कष्ट देते हैं। इस वजह से धर्म का काम जरूरी है। अपने पेट का ख्याल रखें, बाहर का चटक न खाएं और भात ही खाएं, रोटी ही खाएं, दाल ही खाएं, चावल ही खाएं, रोटी ही खाएं, शुद्ध भोजन करने का प्रयास करिए। अष्टमेश अगर लग्न में बैठ जाए तो इस बात का ख्याल रख लेना चाहिए कि मुझे सप्तमस्त और संतप्त होकर के जीवन जीना है। लग्न में गुरु हैं, व्यक्ति जितना ज्यादा शुद्ध हो जाए, जितना ज्यादा धर्म करे, जितना ज्यादा पुष्पदान करे, जितना माला अर्पित करे भगवान को, मंदिर में जा करके उसकी सेवा शुश्रूषा करे, बहुत अनुकूलताएं बन जाएंगी। कहां जाना है? कहीं नहीं जाना है। कोई रत्न धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे हिसाब से यह कुंडली संतुलित है, ठीक है, अनुकूल है। यहां भी गुरु को अगर देख रहा हूं तो जन्म कुंडली में उनकी उच्च राशि का निर्माण सुख भाव में हो रहा है। वो तुला राशि में बैठे हैं, जहां उच्च के शनि उसके सहायता कर रहे हैं, जहां वो शनि सूर्य के नीचत्व को भंग कर रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति अगर जन्म कुंडली में उच्च के होते हो तो व्यक्ति का कर्म क्षेत्र वैसे भी ठीक होता है। मंगल यहां उच्च के हो रहे हैं, जो कि लग्न के अधिपति हैं। काम कमजोर कहां है? कहीं से नहीं है, बेकार परेशान है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। ये इसलिए परेशान हो रहा है कि ग्रह भाव से कमजोर होता है, भाव में कमजोरी है यहां पे, इस वजह से कर्म में नुकसान कर रहा है। अभी जो स्थिति है उसके आधार पर व्ययात्मक स्थितियां थोड़ी ज्यादा बनेंगी, पर मुझे लगता है कि 2021 के बाद और पूर्णतया आप 3 से 4 साल में ठीक हो जाएंगे। पर उसके लिए देव मंदिर की उपासना, देवी दुर्गा की उपासना करिए। जाइए, ये बात गुरु की थी। गुरु की स्थिति यहां ठीक है, गुरु की स्थिति यहां भी ठीक है, गुरु की स्थिति यहां भी ठीक है। यहां पे थोड़ी सी कमजोरी बन रही है, इस वजह से भाग्य का संपूर्ण बल नहीं मिल रहा है, इस वजह से मैंने पूजा आराधना करने की बात कही है। क्लियर है? अति शत्रु के बैठे हैं तो थोड़े से तो शत्रुता का भाव रखेंगे। वो ग्रह अति शत्रु का है, मतलब विकल है। अब वो आपको चाह करके भी, चूंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वो सफेद लिबास में धारण करके बैठते हैं, अब वो गुरुवत होते हैं, वो कभी भी जातक के लिए निगेटिव नहीं होना चाहते, पर वो बैठ गए हैं अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में। अब विपरीत परिस्थितियां जीवन में आती रहेंगी। कई बार व्यक्ति को जो है वो परेशानियों से गुजर करके अपने जीवन को जीना पड़ता है, और कभी कभी बिल्कुल हाइप पे रहेगा, कभी बिल्कुल नीचे, कभी बिल्कुल ऊंचा, कभी बिल्कुल नीचे। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती है क्योंकि वो अष्टम भाव का अधिपति है। विपरीत परिस्थितियों को खड़ा करने के लिए, आपको पहचानने के लिए गुप्त धन भी देंगे यहां से, ऐसा थोड़ी है। वो नुकसानदायक ही नहीं होते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, पर उसके संपूर्ण और समुचित लाभ को लेने के लिए निस्संदेह आपको देव आराधना करनी होगी। ये बात पक्की है। शुक्र की बात करता हूं। शुक्र आपकी कुंडली में बड़े अच्छे बैठे हैं और ये अनुकूल है, और इसी वजह से व्यक्ति थोड़ा कामी होता है। हां, पक्की बात है, बिल्कुल यही बात है, और बिल्कुल यही बात है, पक्की बात है, गारंटी है मेरी। यहां पे शुक्र अति शत्रुता का भाव नहीं है, मित्रता का भाव है, अति मित्र हो रहे हैं। और शुक्र जो बैठे हैं मकर राशि में, भाग्य भाव में, यहां से व्यक्ति को तार्किक बुद्धि का बनाएंगे, क्योंकि मंगल भी बुद्ध के साथ है, तर्क की क्षमता यहां भी बढ़ रही है। जन्म कुंडली में राहु केतु लग्न में है। अब व्यक्ति जो होगा वो जहां भी पहचान करने की बात होती है कि मुझे कोई पहचाने नहीं, वहां पे तुरंत अपनी बंदूक किसी दूसरे के कंधे पे रख देता है और तुरंत ही हाजिर हो जाता है। मैं तो बिल्कुल हाथ साफ हूं, मेरी कोई स्थिति कमजोरी की वाली नहीं है। यहां पे व्यक्ति की कुंडली में अष्टमेश लग्न में, जन्म कुंडली में छठे भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण का रखने वाला, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला, अपने काम को लेकर के हमेशा ही धार्मिक दृष्टिकोण अपनाने वाला, किसी को ठगने वाला नहीं बनाता है। व्यक्ति कई लोगों के संपर्क में आता है और उनका संपूर्ण लाभ भी लेता है, यह बात भी दिखती है। शुक्र आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं, युवा हैं, वो धन का, यश का लाभ देंगे, संपूर्ण लाभ देंगे, जीवन की प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। भाइयों से लाभ, बहन से लाभ, छोटे भाई बहन से लाभ, ये सारी चीजें व्यक्ति की कुंडली में मिलेंगी। हां, वहां पे वो वात जनित समस्या भी देने वाले बनेंगे, क्योंकि उनकी रोग की राशि यहां बन रही है। यहां चंद्रमा खुद बैठे हैं ना, इस वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम, फेफड़ों से संबंधित समस्या, हृदय क्षेत्र से संबंधित समस्या, और कई बार व्यक्ति को ठंड जनित बीमारियां भी होंगी, क्योंकि चंद्रमा बैठे हैं। हालांकि मंगल उसको गर्मी दे रहा है, पर फिर भी वो काफी नहीं होगा। शुक्र की स्थिति ठीक है आपकी कुंडली में, वो बहुत अच्छे हैं सच्ची में। और राहु, शनि की स्थिति देख रहा हूं तो शनि है वो जन्म कुंडली में नवम और दशम के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली के सुख है। अब जरा विचार करिएगा, तो जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति शनि और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति स्वयं सूर्य, अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु नहीं होते, सूर्य और शनि, तो ये भाव और भी ज्यादा अच्छा हो सकता था। पर ये भाव इस वजह से भी बलवान हो रहा है क्योंकि दशम स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, जैसे एकादशवें में तो बात, हालांकि दशम भाव में यहां पे पापक ग्रहों के बैठने का प्रभाव ज्यादा अच्छा होता है। 10वें भाव में अगर सूर्य बैठे, शनि बैठे, मंगल बैठे, राहु बैठे, केतु नहीं, सूर्य, मंगल, शनि और राहु, ये दशमस्थ भाव में, दशम भाव में सारे ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। और इस वजह से व्यक्ति का कर्म क्षेत्र ठीक है, क्योंकि स्वयं जरा विचार करिए, दशमांश कुंडली मैंने इनका इसलिए बनाया है क्योंकि लग्न के अधिपति ही उच्च के हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली का सप्तमेश है। प्रत्येक दिन व्यक्ति कुछ ना कुछ आय करता है, एक से अधिक स्त्रियों के संपर्क में ना जाए, इसका ख्याल रखना जरूरी है। अब क्या बताऊं, राहु और केतु बड़े अच्छे परिणाम देने वाले बन रहे हैं। अब इनकी कुंडली में मैं अगर एक बार चर्चा करूं तो व्यक्ति का संपूर्ण कैसा है, तो व्यक्ति की कुंडली में संपूर्ण अगर देख रहा हूं तो कहीं से भी व्यक्ति के जीवन में जो स्थिति बन रही है, इसके आधार पर संपूर्ण केतु बड़ा अच्छा है, ये संपूर्ण तरीके का लाभ देने वाला बन रहा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। इस कुंडली में सबसे अच्छी बात लग्न में गुरु का बैठना, पर वो अष्टमस्थ अगर नहीं होते, अष्टमेश नहीं होते तो और भी वो अच्छे हो सकते थे, परंतु वो लाभ में उनकी गौण राशि बन रही है, लाभ के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो लाभ फिर भी देते रहेंगे। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का भाव यहां पे शुक्र की उच्च राशि का निर्माण है, इस वजह से वो दे सकते हैं। अब गुरु की उच्च राशि का निर्माण देखिए पराक्रम में, मतलब क्या है कि व्यक्ति को पराक्रम करने का सुख मिल सकता है, क्योंकि पराक्रम भाव में गुरु की उच्च राशि बनी है तो सौम्य पराक्रमी नहीं है, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं और गुरु की उच्च राशि यहां बनी, यहां के अधिपति चंद्रमा रोग में जा रहे हैं। आलस्य न करें,
आपको और बढ़ना चाहिए। मेहनत करता है व्यक्ति, पर कई बार ऑर्डर ज्यादा देता है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। जन्म कुंडली में गुरु का प्रभाव अच्छा देख रहा हूं, पर इन दोनों भावों के लिए अच्छा है, परिवहन के लिए थोड़ी से कमजोर की स्थिति दिख रहा हूं। सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। चंद्रमा की स्थिति रोगजनक कई बार स्थितियों को पैदा करता है, व्यक्ति के माता को कई बार रोग से युक्त रखता है। पिता भाव ठीक बन रहे हैं, पिता अनुशासित और जो भी थे वो मजबूत हैं, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात शुक्र का लाभ भाव, भाग्य भाव में बैठना, अति मित्रता का भाव रखना, सूर्य का दशम स्थान में बैठना, मंगल का एकादशवें भाव में बैठना, ये ठीक है। और जन्म कुंडली में लग्न में राहु का उच्च का होना। अगर राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि ये इशारा वो दे रहे हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक पहलू पर चर्चा ज्यादा करनी चाहिए। शाम के समय कम से कम देवी प्रतिमा का दर्शन हो जाए, मंदिरों का आगमन निर्गमन हो जाए, वहां पे जाकर के व्यक्ति उनको मना सकता है। माथा पटके आगे बढ़े। अगर इस कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो नवमांश कुंडली पे भी अगर थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो लग्न के अधिपति मंगल जाकर के प्रतियोगिता भाव में बैठ रहे हैं, इस वजह से वहां पे थोड़ी सी खट्टे मीठे संबंधों के बनने की स्थितियों को भी देख रहा हूं। बुध वहां बैठा है, व्यक्ति चंचल मानसिकता का भी धारण करने वाला है। गुरु मंगल छठे भाव में बैठे हैं, पेट का रोगी कई बार जातक और जातक की पत्नी को बना सकता है। एक बात और बता दूं तो जन्म कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, पत्नी उग्र हैं और कई बार वो ज्यादा जिद भी करने वाली हो जाती है। ये स्थिति आपकी कुंडली के लग्न और नवमांश की बन रही है। इस कुंडली में ग्रह दशा कैसी रहेगी बता दूं। आपकी कुंडली के लिए अगर मैं देख रहा हूं तो सूर्य शुभ भाव के अधिपति होते हैं, क्योंकि वो सुख भाव के अधिपति हैं। वो अपनी दशाओं में चूंकि वो थोड़े कमजोर थे, जितना भी देंगे अच्छा ही देंगे। चंद्रमा अशुभ भाव के अधिपति बनते हैं, त्रिक भाव के अधिपति होकर के त्रिक में बैठे हैं। ये विपरीत परिस्थिति और आपको समस्याओं से निकालने वाले, दुश्मन पैदा करने वाले भी कई बार बना देते हैं। कई बार छोटी छोटी समस्याएं हमेशा ही जीवन में आती रहती हैं, ये चंद्रमा के कारण। इस वजह से शिव जी को रविवार को कम से कम जल जरूर अर्पित करना चाहिए। उन्हें पुष्प की माला, सफेद पुष्प की माला रविवार को जरूर ही अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मंगल आपकी कुंडली के लिए वो बनते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति, जाकर के लाभ में बैठे हैं। न तो लाभ देंगे न नुकसान, पर ये आपकी कुंडली के लिए कमजोर प्लैनेट के रूप में जाने जाएंगे। इस वजह से इनकी दशा में बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता बनती है। बुध की दशा अगर जो बात करता हूं तो बुध आपकी कुंडली के लिए, चूंकि ये वृषभ लग्न की कुंडली है, यहां पे धन और सुख, धन के सुख यानी कि पंचम भाव के अधिपति हैं। ये आपकी कुंडली के लिए शुभ लक्षणों को दिखाने वाले हैं। नीच के हैं, इस वजह से अपनी वाणी को बहुत ज्यादा संतुलित करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस पे मंगल का प्रभाव है। प्रेम की वाणी बोलते हैं, पर उसको और भी ज्यादा स्वार्थ से युक्त होकर के नहीं बोलने की आवश्यकता है। अब एक बात और बता दूं तो बुध के बाद अगर गुरु की बात करता हूं तो गुरु आपकी कुंडली के लिए अति शत्रुता के भाव में जा रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, राहु से प्रभावित हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को जीवन में कभी भी धार्मिक माहौल को छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं बनती है। गुरुजनों का, बड़े का, माता पिता का, जितने भी बड़े जन हैं, ब्राह्मणों का अनादर ना हो। बकुट लोग, जो बटुक लोग हैं, उन लोगों की स्थितियों में लाभ की स्थिति बनती है अगर उनकी सेवा करी जाए तो। अगर बात शुक्र की करता हूं तो शुक्र आपकी कुंडली के लिए बनते हैं जन्म कुंडली में रोग भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के लग्न के। यहां वो लग्न के अधिपति होने के बावजूद और छठे भाव के अधिपति होने के कारण ये अशुभ हो जाएंगे। लग्नेश होने के बावजूद शुक्र वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अशुभ होते हैं। इस वजह से उनके प्रभावों को ठीक करना ही जरूरी होगा अगर उनकी दशा में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो, जो कि आने वाली है। अब उसके बाद जन्म कुंडली में बात करता हूं शनि की, तो शनि आपकी कुंडली के लिए अच्छे हैं। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए वो भाग्य और दशम के अधिपति होते हैं। योग कारक स्थितियों को बना करके जन्म कुंडली के दशम स्थान में सुख भाव के अधिपति के साथ बैठना, ये महाभाग्यशाली, महाधनवान, महाश्रेष्ठ योगों को बनाने वाले, व्यक्ति को धार्मिक दृष्टिकोण में रखने वाले, व्यक्ति को धर्मांध न बनने वाले, प्रैक्टिकलिज्म का पाठ पढ़ाने वाले, अपने नैसर्गिक गुणों को पहचानने का प्रयास करिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इकट्ठा करते करते मर जाएं और पता चला कि कुछ हुआ भी नहीं। क्लियर है? राहु केतु की स्थिति, राहु आपकी कुंडली के लिए अशुभ है क्योंकि वो गुरु के साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ बैठा ना जी, लाभेश के साथ बैठा है। इस वजह से आपको लाभ के लिए प्रेरित करता है। कई बार व्यक्ति कई जगह से धन कमाने का प्रयास हर बार करता है क्योंकि राहु है, लालची है वो, और गुरु बैठा है, गुरु के साथ बैठा है। इस वजह से कई बार वो अशुभ लक्षणों को, ऐसे वृषभ राशि में लग्न का राहु जो होता है वो कई बार व्यक्ति को धनहीन बनाता है, धन से नुकसान करता है। राहु केतु की दशा जब आती है तो व्यक्ति बिल्कुल ही निगेटिव में चला जाता है, बिल्कुल ही क्षुब्ध हो जाता है, परेशान हो जाता है, डरता है, संशय से युक्त जीवन जीने लगता है, कुछ भी सही नहीं होता। ये सब राहु केतु की दशाओं में होने की स्थितियों को देखने को मिल रही है चीजें, क्योंकि वहां से वो यश को कमजोर कर रहा है।
यहां से वो जन्म कुंडली के आय को कमजोर कर रहा है, यहां से वो भाग्य के बल को कमजोर कर रहा है। हालांकि यहां पे जो स्थिति है, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाने में कभी भी कमजोरी नहीं है। यहां पे धर्म भाव को देख रहा है और वहां पे उसके मित्र की राशि बनी है, जहां स्वयं शुक्र लग्नेश होकर के बैठे हैं, तो इस कुंडली के लिए यहां पे राहु की दृष्टि खराब नहीं होगी, पर फिर भी वो लग्न में बैठा है, अपना काम जरूर करेगा, कंफ्यूजन में डालता है, कई तरीके का गलत और अनुकूल प्रतिकूल निर्णय में ले जाकर के फंसाने वाला होता है। इस समय पे किसी को पैसे देने से बिल्कुल ही बच जाइए। वैसे आपकी कुंडली में किसी को पैसे देने का योग बिल्कुल भी नहीं है। किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार विचार करने की आवश्यकता है। किसी को कर्ज स्वरूप पैसे देने से बिल्कुल बचने का प्रयास कर लेना चाहिए। अपने धन को लेकर के कभी भी किसी से चर्चा ना करें कि आपके पास कितना स्टेट बचा हुआ है, कितने धन के मालिक हैं, बैलेंस कितना है, क्योंकि शनि की दृष्टि है, इस वजह से ये बात करता हूं। क्लियर है? अब क्या बताऊं, सब तो बता दिया। धन ठीक है, पराक्रम करना ही होगा, क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति आलसी बना रहे हैं, ये ना हो। सुख की स्थिति जन्म कुंडली में ठीक है, क्योंकि उस भाव के अधिपति उसे देख रहे हैं, भाग्येश के साथ उनका संबंध जीवन अच्छे से बीत जाएगा, परेशान नहीं होना है। यहां के अधिपति लग्न में गए हैं, पेट का रोग हो सकता है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, गैस, एसिडिटी, कब्जियत आदि की समस्या हो सकती है, कई बार ये चीजें बनती हैं। क्लियर है? आप कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मुझे लगा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे और आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद भी आया होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, आप लोगों के बीच से ही किसी कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।